हेलो एवरीवन। तो ये है आपका अपना चैनल इंदौर की पाठशाला और हम लेकर आए हैं पार्ट 4, जहाँ पर हम क्लास 10th मैथ्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव हम पहले कर चुके हैं। 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 4th पार्ट है आज। यहाँ पर पूरे 40 ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है, इसलिए वीडियो में बिल्कुल मत करना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। बेटा क्वाड्रेटिक के बारे में हमने पहले पढ़ा था। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। x² का कोएफिशिएंट जो भी होता है आपका, कोएफिशिएंट मतलब जो x² के साथ मल्टीप्लाई में होता है, कुछ नहीं होता है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, जिसमें x नहीं है वो c होता है। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एचसीएफ बताना है दो कंसेक्यूटिव नंबर का, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, सॉरी, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो एक के बाद एक आते हैं बेटा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, कोई से भी हो, उनमें एचसीएफ जो है वो 2 रहता है। आपको ध्यान रखना है हमेशा 2। डेफिनेशन ऑफ जीरो। जीरो की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जीरोस का मतलब कि जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपको थोड़ा नया लगेगा। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, ये तो बहुत सिंपल है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है बेटा a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। 3 कंडीशन है, इससे बिल्कुल क्वेश्चन आने ही वाला है। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है बेटा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की बेटा। ये कंडीशन होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की। और एक होता है हमारा बेटा थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसकी होती है, कोई बताएगा? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा बचा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। इसी में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ अभी, अगर अपन ने निकाला है तो। जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, बस यही होती है इनकंसिस्टेंट। क्या होती है बेटा? ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बाकी आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। आपसे एग्जाम में इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देखो बेटा, 1 मार्क्स आपको यहाँ से सिक्योर करना ही है कि 1 मार्क्स करके आप पास हो जाओगे। चलो आगे देखते हैं जल्दी से क्या है इसमें खास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे सामने, डी फॉर इक्वल रूट। ये तो बहुत आसान है यार। डी फॉर इक्वल ये बोला है उन्होंने, मतलब डी इक्वल टू 0 बोला है आपसे। इक्वल रूट्स में क्या होता है? डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। nth टर्म मतलब वही n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी, n का फॉर्मूला। नेक्स्ट ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है बेटा। पूछा है उन्होंने कि सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्या? हम बोलेंगे यस बिल्कुल होते हैं बेटा। सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, आपको पता है। सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, ये भी आपको पता है। बट सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ 2,2 एंड 4,4। बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। 2 आंसर आएंगे इसके। बेटा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर की, वो x वाली होती है, और सेकंड वैल्यू y वाली होती है। तो दोनों ही वैल्यू 2 प्लस 4 अपॉन में 2, और इधर भी क्या है बेटा 2 प्लस 4 अपॉन में 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एडिशन में है बेटा। अगर मल्टीप्लाई में होते तो हम 2 से 2 काट सकते थे, बट वो प्लस या माइनस में हो तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। 4 और 2 6 हो गया, 6 अपॉन में 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3। यहाँ पे भी 6 अपॉन में 2 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 3।
तो ये हमारा आंसर आ गया 3,3। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69। साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप अच्छे से कर लेना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब मान लो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक घर की छत पे खड़े हुए हैं और कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पे है और हम छत पे से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम छत पे से क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो सीधी लाइन जाती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन लेवल, और हॉरिजॉन लेवल के नीचे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बिलो, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हॉरिजॉन लेवल के ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछिए बेटा, चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको 3 डेफिनेशन देकर रखी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। ये तीनों डेफिनेशन आपको याद रखना है, तीनों में से एक आपकी 1 वर्ड में आएगी बेटा, 100% आएगी। तो 1 वर्ड के लिए ध्यान रखना, मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये शॉर्ट डेफिनेशन आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हम इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन, किसके बीच में था बेटा, हॉरिजॉन। अब मैंने आपको दिखाया था ना, हॉरिजॉन मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है, तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, एंड लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट या लाइन ऑफ साइट, सॉरी, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट किसको टच करती है, हमारी ऑब्जर्वर की आइज से ऑब्जेक्ट को, बिलो। बेटा एक कीवर्ड ध्यान रखना, बिलो, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट बिलो। अगर यहाँ पर बिलो की जगह अगर आप अबव लिख दोगे तो यही डेफिनेशन आपकी बन जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इजी डेफिनेशन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है जो आपके सामने वो ये, टेंजेंट पॉसिबल टू अ सर्कल। बेटा सिर्फ टेंजेंट पूछा है ना, सर्कल पे कितने टेंजेंट होंगे, तो इनफाइनाइट। अभी इसी में अगर वो ये लिख देते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमारा आंसर 2 हो जाता। ध्यान रखना बेटा, पैरेलल लाइन कितनी होती है, 2, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कितने होते हैं, 2। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बेटा सर्कल का एरिया होता है πr², और सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, तो इसलिए आगे लगा देंगे 1/2। याद हो गया। सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, बेटा ये तो बहुत आसान है, 2πr²। हेमिस्फेयर का पूछा है ना, अगर ये आपसे स्पेयर का पूछते तो स्पेयर का होता है 4πr², ये होता है बेटा स्पेयर का। हमसे हेमिस्फेयर पूछा था, हेमिस्फेयर क्या होता है, स्पेयर का आधा, इसलिए 4 का 2 हो गया। अब बेटा जो मोड है, इसे कॉमा लगा के दिया हुआ है, ध्यान रखना, जब कॉमा लगा के आपको मोड देते हैं तो आपको लगता है कि सर ये कहाँ से बाहर से पूछ लिया, हमको तो टेबल वाला सॉल्व करना आता है। ये काफ़ी ईजी है बेटा, देख के ही कर सकते हो। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा मोड है। यहाँ देखो, 2 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, पर 3 2 बार है। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना इजी था, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी काफी इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, श्योर इवेंट होती तो आंसर क्या होता, 1। तो ईजी है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इरेशनल नंबर का एग्जांपल, बेटा √2, √3, √5 कुछ भी लिख दो जिनका रूट सॉल्व नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करते हैं, बेटा यूज कब करते हैं, जब आपको फाइंड करना हो, फाइंड क्या करना हो, साइड, फाइंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जब हमको 2 साइड पता हो, तीसरी नहीं पता हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, थर्ड साइड को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h² = p² + b²। h मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का। इसको मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ अभी। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है बेटा, ये होती है हाइपोटेनियस। अब अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है इस जगह पर, तो इसके सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जिसके एडजस्टेंट होगा नीचे वो होगा आपका बेस।
तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस और थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आता है, बच्चों को पता चलता नहीं करे क्या। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बेटा जब भी आपसे सम पूछे नेचुरल नंबर्स का, 10 हो 20 हो 40 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला है इसका n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म बेटा? फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n की जगह 10 पुट करो, 10 ब्रैकेट में 10+1 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2 से 10 कट जाएगा बाहर वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपका क्या आंसर आया बेटा? 5, और 10 और एक अंदर प्लस करा, कितना हो गया? 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब आ गया 55। तो ये इसका आंसर है आपका 55। देखो बेटा काफ़ी इजी था ये इसका आंसर, फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी, अदरवाइज डिफिकल्ट। सेक 90 माइनस थीटा बेटा फॉर्मूला है, ये होता है कॉसेक थीटा। अगला सरकमफ्रेंस इफ r इक्वल टू 7। बेटा सरकमफ्रेंस निकालना है आपको, रेडियस देके रखेंगे, एरिया भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, सरकमफेरेंस भी पूछ सकते हैं। तो इसको निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं। बेटा सरकमफ्रेंस मतलब होता है किसी सर्कल की बॉर्डर बाहर की, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियस हमको पता है 7, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस आपने रखा 7, 7 से 7 कैंसल, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया 44। हाँ बेटा ये r से 7 लिखा है तो हमारा आंसर 44। अगर 7 सेंटीमीटर होता तो हम भी सेंटीमीटर लगा देते, मीटर होता तो हम भी मीटर लगा देते। तो ये हो गए आपके सारे वन वर्ड। अब आपके पास है लास्ट 20 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। गलत बेटा, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इनको होल नंबर बोलते हैं। और इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं, -1 -2, तो ये पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1, वेरी ट्रू। बेटा लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है, याद रखना है आपको, ईजी है। यहाँ पर बोला है x² - 4 हैज़ 2 रूट। बिल्कुल, x की पावर कितनी है? 2। जितनी पावर होगी उतने रूट्स होंगे। अगर पावर 3 होती तो 3 रूट्स होते हैं, यहाँ पावर 2 है तो रूट्स कितने होंगे बेटा? 2। अब लिखा है 2,4 4,8, क्या ये एपी में है? बच्चे जल्दी जल्दी में एग्जाम में ट्रू लिख देते हैं, भैया फॉल्स है। एपी का मतलब होता है नंबर के बीच में गैप सेम होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, 2,4,8 लिखा है, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं तो 2 और 4 के बीच में +2 का डिफरेंस है, और 4 और 8 के बीच में +4 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है ना, तो ये भी में कैसे हुआ बेटा? तो जल्दबाजी में ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा बिल्कुल गलत बात है ये, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं। देखो सिमिलर मतलब सेम दिखने वाले हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा गोला बनाया, एक बड़ा गोला बनाया, तो भी दिखने में तो सिमिलर ही है, पर क्या इनके रेडियस भी सेम है क्या? नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनके रेडियस भी सेम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जिन जो कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अब बेटा 0,5 ये y एक्सिस पे बनेगा, हाँ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बेटा? 0। ध्यान रखना जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो ग्राफ y पे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, y एक्सिस से ट्रू हो गया बेटा। नेक्स्ट है tan थीटा इंक्रीज विथ थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू पता है बेटा? tan थीटा का चार्ट तो पता होगा ना, जब आप tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं तो tan की वैल्यू अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताना आप, अगर गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में। बट ये बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक वीडियो में आपको साइन और कॉस की बनाना दिखा दी थी, बस उन दोनों को डिवाइड करोगे आप tan की टेबल आपके सामने आ जाएगी। क्वाइट ईजी, बहुत आसान है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बिल्कुल, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों आपस में क्या होते हैं? टेंजेंट इक्वल होते हैं बेटा, ये थ्योरम है आपकी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन बच्चों को, आप वीडियो देखते पर कमेंट नहीं करते हैं, उससे ठीक है, लेकिन जितना आप वीडियो से एंगेज होंगे ना बेटा, मैं आपकी प्रॉब्लम उतनी सॉल्व कर पाऊंगा।
क्योंकि मोटिवेशन हमको भी चाहिए होता है ना। प्लस अगर आप सिर्फ इनका फ़ोटो खींच रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो हम इसको याद कर लेंगे बेटा, तो आप फंस जाओगे पेपर में। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सेगमेंट निकालना है बेटा। सेगमेंट माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बेटा सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल है, दो रेडियस के बीच में, ये दो रेडियस है बेटा हमारे, दो रेडियस के बीच में ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेक्टर। दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है हमारा, दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है इसको सेक्टर बोलते हैं। अब अगर मैं इसी सेक्टर वाली चीज़ में एक कॉर्ड जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एक कॉर्ड। ये मैंने कॉर्ड लगा दी। जब मैंने कॉर्ड लगाई तो जो नीचे का हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा जो कॉर्ड और आर्क के बीच में आ रहा है, इट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना, मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ में। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें माइनस करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का नॉर्मल फॉर्मूला, जो ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब हमने देखा था पीछे, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब एंगल कौन सा हो, 90 डिग्री का हो। इसके अलावा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। बेटा ये फॉर्मूला आपसे सीधे सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a²। सेगमेंट का फॉर्मूला सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बेटा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4/3πr³ होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है ये। मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट, बिल्कुल ट्रू, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। प्रोबेबिलिटी कैन बी 1.5, बिल्कुल नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी कभी 1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, वैसे ही वो 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो 1.5 1 से बिगर हो गया, तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। साइन इक्वल टू कॉस ऑलवेज, क्या साइन और कॉस हमेशा इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते बेटा। क्वाड्रेटिक हैज मैक्सिमम 2 रूट्स, बिल्कुल, क्वाड्रेटिक का मतलब ये 2 रूट्स। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, हाँ, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1, हमने ये पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ये 1 हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है। सेकेंड इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, बेटा ये गलत हो गया। सेकेंड 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, सेकेंड 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये सर्कल है, बाहर से लाइन है और इसको 2 पॉइंट पे काटा इसने, 2 पॉइंट पे। जो 2 पॉइंट पे कट करे वो सेकेंड, जो 1 पॉइंट पे कट करे वो टेंजेंट। ये 1 पॉइंट पे कट करा तो ये टेंजेंट। इस लाइन का नाम बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, ऊपर जो लाइन है उसका नाम है सेकेंड, नीचे जो लाइन गई उसका नाम है टेंजेंट। और बेटा जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन पॉइंट है ये वाला, द पॉइंट ऑन टेंजेंट एंड सर्कल, तो ये पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लास्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4 क्वेश्चंस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई, एक्स से जो डिस्टेंस होता है वाई कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 2b इक्वल्स टू a+c फॉर AP, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा TSA ऑफ क्यूब 6a², बिल्कुल करेक्ट। इसका CSA ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, CSA पूछे क्यूब का तो 4a², ठीक है। TSA पूछा 6a², और इसका अगर वॉल्यूम पूछ लेते तो हो जाता बेटा a⁴। ध्यान रखना, क्यूब का CSA, TSA और वॉल्यूम तीनों पता होना चाहिए। √4 इज इरेशनल, भाई फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि √4 का मतलब होता है
रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो जब दो 2 आ गए तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक ही 2 बचता है। तो इसलिए फिर ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कौन कौन से अपने एग्जाम में मोस्ट लेते हैं? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, यही मेनली एग्जाम में आते हैं, ये इरेशनल होते हैं। तो बेटा ये आपके 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, आप इन सबको कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल पास हो जाओगे अच्छे से। आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं होना चाहिए। और आपकी बुक में चैप्टर 6 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, चैप्टर 10 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोबेबिलिटी में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अलावा आपको सर्कल चैप्टर में एमसीक्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी में भी एक एमसीक्यू है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी एक एमसीक्यू है, ट्रिग्नोमेट्री में भी एमसीक्यूज है। अगर जो बुक में आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, वो जितने भी एमसीक्यूज दे के रखे हैं हर चैप्टर के, वहाँ पर अगर सिर्फ बुक के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज भी कर लोगे ना बेटा अच्छे से, तो ही आपको 5 से 10 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में वहीं से बन जाएंगे। क्योंकि काफ़ी इजी पेपर आता है बेटा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुक के ऑब्जेक्टिव ही कर लो, 10 एक नंबर वहाँ से आपके फ्री हो जाएंगे। एक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बताई थी, सॉल्यूशन से आता है। एक आपको डिस्क्रिमिनेशन से आएगा, इसे डिस्क्रिमिनेट, डी वाला फॉर्मूला, B² - 4AC, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में बच्चों को एग्जाम में याद ही नहीं आता कि काय का फॉर्मूला है ये। दूसरा, इसके नेचर पूछते हैं तो इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर B² - 4AC की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि बिगर है, मैंने बोला ना जिसका मुंह खुला है वो बड़ा है, अगर ऐसा होता तो रियल तो है बट इक्वल नहीं है, तो रियल बट डिस्टिंक्ट, रियल है पर इक्वल नहीं है। और अगर B² - 4AC की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो इसका आएगा बेटा नो रियल रूट। एक यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बताओ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बिल्कुल अपना बड़ा भाई समझ के बता सकते हो। बेटा अपनी क्लास के बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आ चुके हैं, 99 भी लास्ट ईयर आए हैं, तो आपको कोई डर की बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।